हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर, अरिथमेटिक में। आज हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एवरेज स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम लोग औसत या माध्य भी कहते हैं। हम लोग इसके पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समाप्त किए हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़े हैं। उसमें टोटल 12 लेक्चर आपको दिए गए हैं। कोई लेक्चर 1 घंटा का है, कोई लेक्चर 1.5 घंटा का है, कोई 2 घंटा के आसपास है। इस तरीके से आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कराया गया है। हर टाइप के सवाल उसमें आपको कराए गए हैं। ठीक उसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग अगला चैप्टर एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक एवरेज को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का एवरेज का पहला क्लास है सर, और आज हम लोग एवरेज के बारे में बेसिक चीजों को समझेंगे। बेसिक बातें जो होती हैं एवरेज से रिलेटेड, उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बात करें यानी एवरेज यानी औसत या माध्य की, तो एवरेज कहते किसको है सर? किसी भी चीज को लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। जैसे इस चीज को हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे 5 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी, ई। अब हमने कहा ए के पास 2 रुपया है, बी के पास 12 रुपया है, सी के पास 8 रुपया है, डी के पास 18 रुपया है और ई के पास 5 रुपया है। ऐसा हमने अलग अलग धनराशि 5 व्यक्ति को दे दिया और हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे हमारे पास जो है 45 रुपया, ठीक ना, हमारे पास 45 रुपया है और इस 45 रुपया को हमने 5 व्यक्तियों के बीच में बांटा। पहले व्यक्ति को 2 रुपया, दूसरे व्यक्ति को 12 रुपया, तीसरे को 8 रुपया, चौथे को 18 रुपया, पांचवे को 5 रुपया हमने दे दिया। फिर हमारे मन में आया कि नहीं, ये नाइंसाफी हो रहा है, ए के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ है। ए को कम रुपया मिल गया, सी को भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ, ई के साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ है। इन लोगों को कम कम रुपया मिला। हम ऐसा करते हैं कि सबको इक्वली बांटा जाए, सबको बराबर बराबर रुपया मिलना चाहिए। तो सबको बराबर बराबर हिस्सा दे देना ही औसत कहलाता है। अब अगर सबको बराबर बराबर रुपया बांटना हो तो कैसे बांटेंगे सर? कैसे बांटेंगे? तो 45 रुपया है, 45 रुपया है और टोटल 5 व्यक्ति है, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे। तो एक आदमी को कितना रुपया देना होगा सर? 9 रुपया। प्रत्येक आदमी को कितना कितना रुपया दिला गया? 9 रुपया दिला गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? औसत बोलते हैं। इसी को औसत बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के बीच में बराबर बराबर चीजों को बांट देना ही क्या कहलाता है सर? औसत कहलाता है। अब जैसे मान के चलो हमने कह दिया था 45 रुपया, अभी तो हमें पता नहीं कितने रुपए को बांटा गया इन लोगों के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको जितना जितना रुपया मिला हुआ है उन सबको आपस में जोड़ देंगे। 2 प्लस का 12 प्लस का 8 प्लस का 18 प्लस का 5, और उसके बाद से जितने भी व्यक्ति हैं उससे भाग दे देंगे। टोटल 5 व्यक्ति हैं, 5 से भाग दे देंगे। इसको जोड़ देंगे, 12 और 18 30, 30 और 8 38, 2 40, 40 और 5 कितना हो गया सर? 45। और इसमें 5 से भाग दिया गया, 5 से भाग दे देंगे, कितना आ गया सर? 9। अभी पता चला कि एक व्यक्ति को कितना कितना देना है सर? 9 रुपया देना है। ठीक है, 9 रुपया देना है। तो यही होता है सर औसत निकालने का तरीका। जितने भी अलग अलग हिस्सा व्यक्ति को मिला है उस सारे हिस्से को आपस में जोड़ देंगे और जितने भी व्यक्ति हैं उससे भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग प्रेक्षण बोलते हैं। अगर औसत का फॉर्मूला लिखना हो तो औसत का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे सर? औसत का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे? एवरेज का सूत्र कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षण, ये प्रेक्षण है। तो ऐसे लिखेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग। देखो योग किए है ना, तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में हमने क्या किया? 5 से भाग दिया। 5 क्या है सर?
प्रेक्षणों की संख्या, टोटल क्या प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है सर औसत निकालने का तरीका, ये होता है सर औसत निकालने का तरीका। ठीक है सर, तो औसत कैसे निकालेंगे सर, बोलेंगे कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या है आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इस सूत्र से दो बात हम लोग और समझ सकते हैं, दो बात और समझ सकते हैं। कभी कभी हमसे पूछेगा कुल प्रेक्षणों का योग बताइए, कभी कभी पूछेगा कुल प्रेक्षणों की संख्या बताइए, तो ये दोनों बात का जवाब हम यहीं से दे सकते हैं। औसत हमें पता चल गया सर, औसत कैसे निकालेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर हमसे ये पूछ दे कि सभी प्रेक्षणों का योग ज्ञात करें, प्रेक्षणों का योग ज्ञात करें, प्रेक्षणों का योग ज्ञात करें, योग, तब प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना है तो यही वाला तो पूछा है, प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना, प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना है तो इसको एक बगल रखेंगे और बाकी को इधर भेज देंगे, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या को उठाकर इधर भेजेंगे, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो औसत ऑलरेडी, औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या, औसत, औसत गुणा का कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यहां से एक चीज और पूछ सकता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या बताइए, कुल प्रेक्षणों की संख्या बताइए, कुल प्रेक्षणों की संख्या बताइए, प्रेक्षणों की संख्या। अगर अगर कुल प्रेक्षणों की संख्या पूछा जाता है तो आप नहीं बता सकते हैं, जिसको पूछा गया उसको एक बगल करिए, इसको उठाकर इधर भेज देते हैं और औसत को उठाकर इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, ये ऊपर वाला प्रेक्षणों का योग, और बटे में औसत इधर आ गया है, औसत इधर आ गया नीचे, उधर गुणा में था, इधर आया तो भाग में चला आया औसत। तो ये सर आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है, पहले तो ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। मेन आपका ये वाला है, यहीं से ये दोनों बन जाएगा, ये दोनों है ना। तो औसत का फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब यहां से कुल प्रेक्षणों का योग पूछेगा आपसे तो कहिएगा औसत गुणा कुल प्रेक्षणों की संख्या, फिर कुल प्रेक्षणों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे सर कुल प्रेक्षणों का योग बटा में औसत। यहीं से, इसी से हम लोग ये दोनों बात भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए सर, नोट करिए फटाफट। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें, औसत वगैरह कैसे निकालते हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम एक सवाल ले रहे हैं, हमने एक सवाल लिया, सवाल में हमने आपको कुछ संख्या दिया, संख्या क्या क्या दे दिए, कुछ भी दे देंगे, इसमें क्या है 12 15 17 20 25, ऐसे हम कुछ कुछ संख्या दे दिए और हमने आपसे कहा कि इसका एवरेज बताइए, एवरेज, औसत बताइए क्या हुआ, इसका एवरेज बताइए क्या होगा। आप बचपन में बहुत एवरेज निकाले होंगे, बहुत सारा एवरेज निकाले होंगे आप, उसी तरीके से इसको भी निकाल देंगे। और वही तरीका तभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि औसत निकालना है तो सबको जोड़कर जय गो है उससे भाग दे देंगे, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षण का प्रेक्षण क्या है, 12 15 17 20 25 प्रेक्षण है, तो सभी प्रेक्षणों का योग 12 प्लस का 15 प्लस का 17 प्लस का 20 प्लस का 25, यही ना प्रेक्षण हुआ था। और कुल प्रेक्षणों की संख्या, टोटल क्या है प्रेक्षण, 1 2 3 4 5, तो भाग किससे दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। अब
इसको जोड़ दीजिए, 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 25, टोटल कितना हो गया सर 89। 89 में भाग किससे दे देना है 5 से, 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा सर 17.8 भाग देने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको जोड़िए, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 5 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70, 70 और 5 75, 75 और 5 82, 82 और 5 87 और 2 89, 89 बटा में कितना हो गया सर 5, 5 से 17 बार में 85, बच गया 4 और दशमलव लगाएंगे 0 5 8 40, कितना हो गया सर 17.8, 17.8। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, ये बेसिक मेथड हो गया सर निकालने का, और ये बचपन से आप सीखते आ रहे हो, थोड़ा देर पहले भी ऐसा ही हम लोग निकाले, फार्मूला के हिसाब से हम लोग निकाल दिए, सूत्र के हिसाब से निकाल दिए। फर्स्ट मेथड ये हो गया एक तरीका निकालने का। ठीक है, ये एक तरीका हो गया निकालने का, लेकिन हम आपको एक तरीका और सिखा रहे हैं, एक तरीका हम आपको और सिखा रहे हैं एवरेज निकालने का, बहुत शानदार सा तरीका, उसको डेविएशन मेथड बोलते हैं। डेविएशन मेथड, सेकंड मेथड समझिएगा, सेकंड मेथड डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड समझो, ये बहुत शानदार तरीका है, शानदार तरीका है, और इससे आप बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा भी संख्या रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से लगाना चाहते हैं, संख्या दिया है 12 15 17 20 और 25, इसमें आप लगाओ डेविएशन मेथड, इसका एवरेज निकालना है सर, एवरेज, और एवरेज हम लोग निकालेंगे किस मेथड से सर, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड कैसे यूज करते हैं समझना। आप ना सबसे छोटी संख्या जो 12 है और सबसे बड़ी संख्या जो 25 है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 12, सबसे बड़ी संख्या क्या है 25, इसमें जितने भी प्रेक्षण दिए गए हैं, जरूरी नहीं कि सबसे छोटा यहां लिखा रहा है सबसे बड़ा यहां लिखा रहा है, बीच में भी हो सकता है जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो आपको इन जितने भी प्रेक्षण दिए गए उन सभी प्रेक्षण में से एक सबसे छोटा संख्या उठाना और एक सबसे बड़ी संख्या उठाना, उसके बीच का कोई भी एक नंबर आप औसत मान लेना। ध्यान से सुनते चलो मेरी बात को। हालांकि आप दुनिया की किसी भी संख्या को औसत मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कोई भी संख्या औसत मान लेना, लेकिन कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, आपके आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई भी संख्या अपने से औसत मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कैलकुलेशन को आसान रखना है तो इसमें जो आपको प्रेक्षण दिए गए उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच की कोई एक संख्या औसत मान लो। तो 12 और 25 के एक बीच की संख्या हम मान लेते हैं कि माना की औसत 18, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया कि माना की औसत 18, हम मान लेते हैं कि औसत कितना है सर 18, हमने मान लिया कि औसत 18, आप कुछ भी मान सकते हैं, अभी हम एक चीज और मानकर दिखा देंगे, 18 माने दूसरी बार इसी क्वेश्चन पर कुछ और मानकर दिखा देंगे। ठीक है, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि इसमें जो संख्या लिखी गई है या फिर 12 और 25 के बीच की ये संख्या, आप कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या आप एवरेज मान लेना। लेकिन आप अभी थोड़ी देर में समझेंगे इस चीज को कि कोई भी संख्या मान लेते हैं तो आंसर पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि 12 और 25 मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में जो संख्या आती है उसी में से किसी को हम औसत मान लिए। 12 और 25 के बीच का जो संख्या 18, माना कि औसत 18। अब अगर आप औसत 18 मान लिए हैं तो ये जो संख्या लिखा हुआ है 12 15 17 20 25, इससे तुलना कराएंगे। अब बताओ ये 12 जो है 18 से कम है कि ज्यादा है, तो बोलेंगे कम है। जो आपने औसत माना है उससे कम है कि ज्यादा, बोलेंगे कम है, तो माइनस। कितना कम है 6, तो लिखेंगे माइनस का 6। कम है तो माइनस के साथ, ज्यादा है तो प्लस के साथ। फिर अगला 15 जो है आपने जो औसत माना उससे कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम है सर 3, तो लिखेंगे माइनस का 3।
17 जो अपने औसत माना है उससे कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है सर? 1, तो लिखेंगे -1। 20 जो अपने औसत माना है उससे कम है कि ज्यादा है? तो बोलेंगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2, तो लिखेंगे ज्यादा है तो प्लस का 2। 25 जो अपने औसत माना है उससे कम है कि ज्यादा है? तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 7 ज्यादा है, इसे लिखेंगे +7। ज्यादा है तो प्लस के साथ, कम है तो माइनस के साथ, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए सर। सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो -6 -3 -1 +2 +7, इसको सॉल्व करो। देखो -6 और -3 कितना होता है? -9। फिर ये -1 है तो -1 रहने दो, +2, और फिर यहाँ देखो +2 अब +7 कितना हो गया सर? +9, +9। अब बताओ +9 और -9 कट गया, कितना आ गया सर? -1। -1 आया है, तो यहाँ जितना आप औसत माने हैं उसमें लिखना -1, और जो -1 आया है वो कुल प्रेक्षणों की संख्या में बटेगा, मतलब जितना को परीक्षण होगा उसमें बटेगा। 5 है तो इसमें 5 गो में बटेगा, यही एक जो है वो 5 गो में बटेगा। माने आपने औसत जो है वो एगो कम माना है इन 5 लोगों पर। 5 लोगों के बीच में एक बराबर बराबर हिस्सा में कम किया जाएगा तो सही औसत आएगा। तो आपका जो बच गया, जो एक बच गया, तो एक बचा है प्लस में कि माइनस में? माइनस में बचा है तो माइनस के साथ लिखिएगा, प्लस में बचेगा तो प्लस के साथ लिखिएगा। और टोटल कितना गो है परीक्षण? 5 गो है, तो ये जो बचा हुआ ये 5 लोगों के बीच में बट जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा 5 से। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 5 × 18 90, 90 में से 1 जाएगा तो आपका 89, और बटा में 5 है तो 5, ये बटा पर का घटाव बन गया। सॉल्व कर दो, 89 में 5 से भाग देंगे, कितना आ गया? 17.8। अभी हम लोग दिए थे भाग, दोबारा यही आंसर आ गया। बताओ इससे आसान हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपको लग रहा होगा कि आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे आपको यही वाला तरीका आसान लगेगा मेरे भाई, यही तरीका आसान लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए आइए इसी सवाल को हम कुछ और मानकर बनाते हैं, कुछ और मानकर बनाते हैं। जैसे अभी हम औसत 18 माने थे, अभी हम कुछ और मान लेते हैं औसत। आप देखना आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान लो आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, आप यहीं पर औसत मान लेते 100, 18 माने ना, 100 मान लेता, कहता कि 12 से ये जो 100 है औसत, उससे ये 12 कितना कम है? जितना कम है लिखता। फिर 100 से 15 कितना कम है वो लिखते, फिर 100 से 17 कितना कम है वो लिखते, फिर 100 से 20 कितना कम है वो लिखते, फिर उसको सॉल्व करते, फिर जो बचता उसको यहाँ पर लिखकर उसमें 5 से भाग देते। समझ रहे हैं? आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। आपका मन है 1000 मान लो, फिर कहना कि ये जो 12 1000 से कितना कम है, ये जो 15 1000 से कितना कम है। समझ रहे हैं? कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस बार हम औसत में आपको कुछ और मानकर दिखाते हैं। माना कि औसत 17, हमने 18 माना था, इस बार औसत देखो इसी में लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं। माना कि औसत 17, अगर औसत 17 है तो आपके पास संख्या कौन कौन सी है? 12 है, क्या क्या है सर? 15 है, 17 है, 20 है, 25 है। अगर आप औसत 17 माने हैं तो फिर आपको देखना ये 12 17 से कम है कि ज्यादा? कम है तो माइनस के साथ, कितना कम है सर? 5 कम है तो -5। ये 15 17 से कम है कि ज्यादा है सर? कम है, कितना कम है? 2, तो -2। 17 17 से कम नहीं है ना ज्यादा है, बराबर है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। सेम हो गया तो हटा दो, वहां डेविएशन नहीं लगेगा। अब देखो 20 17 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है तो लिखना प्लस का 3। 25 17 से ज्यादा है कि कम है सर? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस का 8। सॉल्व कर दो इसको। देखो तो यहाँ क्या बचा? -2 और -5 कितना बचा है सर? माइनस का 7। फिर 8 और प्लस का 3 है, कितना हो गया सर? प्लस का 11। सॉल्व कर दो, 11 में से 7 घटाएंगे, कितना आ गया सर? 4। प्लस का 4 आया है, प्लस का 4। अब प्लस का 4 आया है तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, और ये प्लस का 4 कितने लोगों में बटेगा? 1 2 3 4 5 लोगों में बटेगा, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे। अब भाग दो, 5 × 17 85, 85 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 89। 89 बटा में 5, फिर वही आ गया सर, कितना? फिर वही आ गया, कितना? 17.8। 17.8। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर? तो आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना? तो ये होता है सर डेविएशन मेथड, बहुत शानदार मेथड है। और हम इस पर सवाल लेते हैं ना, और सवाल लेते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। आइए कुछ सवाल आप बनाइए।
ये हमने आपको समझाया एक सिंपल सा उदाहरण लेकर, डेविएशन मेथड क्या होता है, बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल का सवाल लेते हैं। लेवल कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम लोग संख्या बढ़ाते हैं। जैसे दिया गया आपके असाइनमेंट में 51, 53, 55, 60, 62, 61, 67, 68, 70, 73 का एवरेज निकालिए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा संख्या आ गया। 51, 51 के बाद दिया गया है 53, 53 के बाद दिया गया है 55, 55 के बाद दिया गया है 60, 60, 60 के बाद दिया गया है 62, 62 के बाद दिया गया है 61, 61, 61 के बाद दिया गया है 67, 67, 67 के बाद दिया गया है 68, 68, 68 के बाद दिया गया है 70 और 70 के बाद दिया गया है 73 और बोला गया है कि इसका क्या निकालिए, एवरेज। इसका एवरेज निकालिए सर। एवरेज निकाल कर बताइए कितना आएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबको जोड़ेंगे, बेसिक से आएंगे तो सबको जोड़ेंगे और जोड़कर कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है उससे भाग दे देंगे। टोटल प्रेक्षण को जोड़ेंगे और जोड़कर जितने भी प्रेक्षण है उससे भाग दे देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। लेकिन सर टाइम टेकन हो जाएगा। आप एक बार बेसिक से निकालो और एक बार आप डेविएशन से निकालो। आप वीडियो पॉज करो, एक बार बेसिक से निकालो और एक बार डेविएशन से निकालो। देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपके आंसर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। आप करके देखो एक बार। अच्छा, अगर आप बेसिक मेथड से इसको करते हैं, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते हैं, बेसिक मेथड से, तो कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षण आप जोड़ देंगे 51 प्लस का 53 प्लस का 55 प्लस का 60 प्लस का 62 प्लस का 61 प्लस का 67 प्लस का 68 प्लस का 70 प्लस का 73, इस सबको जोड़कर कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देंगे। कुल कै गो प्रेक्षण है तो बोलेंगे सर 10 गो प्रेक्षण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 से इसमें भाग दे देंगे। इसको ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा सर 620, 620 और 10 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया सर, कितना आ गया 62। मतलब औसत हमारे पास कितना आ गया सर 62 आ गया। लेकिन कब, जब बेसिक से किए तब। अब जरा इसको डेविएशन से लेकर आते हैं। डेविएशन से, डेविएशन मेथड से लेकर आओ इसको। अगर यही सवाल डेविएशन से बनाना हो तो आप इसको में कुछ ना कुछ औसत मानिएगा, औसत मानिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना की औसत, माना की औसत। आप बताओ क्या मान लें, आप बताओ औसत क्या मान लें। आप कुछ तो सोचे होंगे, आप कुछ तो सोचे होंगे सर। आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या 51 है इसमें और सबसे बड़ी संख्या 73 है, तो इसी के बीच का कुछ मान लेते हैं। इसके बीच का मानेंगे तभी कैलकुलेशन आसान भी रहेगा। बाहर गइएगा तो कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगा, मतलब इधर उधर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, ज्यादा जोड़ना घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच का ही कुछ ऐसा मानिए कि आस पास में रहे, आस पास नजदीकी में रहे। तो हम कहते हैं सर 51, 53, 55, 60, 62, 61, 67, 68, 70, 73, ऐसा कोई हम संख्या लेते हैं जो आसपास में कम भी हो, आसपास में ज्यादा भी हो, इस तरीके का कुछ लेते हैं। तो हम ये 60 को ही मान लेते हैं, 60 को। माना की औसत कितना सर 60, माना की औसत 60। अब ये जो लिखा हुआ है संख्या 51, 53, 55, 60, 62, 61, 67, 68, 70, 73, ये देखते हैं सर 60 से तुलना करा के कौन कितना कम है कितना ज्यादा है। 51 की बात करें तो 51 60 से सर कम है, कितना कम है 9 कम है। 53 60 से कम है, कितना कम है 7 कम है, तो कम है तो माइनस के साथ। 55 कम है -5, 60 बराबर है, हटा देंगे इसको। 62 ज्यादा है सर तो +2, ठीक है। 61 ज्यादा है सर प्लस का 1, 67 ज्यादा है सर प्लस का 7, 68 ज्यादा है सर प्लस का 8, 70 ज्यादा है सर प्लस का 10, 73 ज्यादा है सर प्लस का 13, प्लस का 13, 73 ज्यादा है सर प्लस का 13, प्लस का 13 कर देंगे, प्लस का 13, ठीक है सर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करिए तो सर। अच्छा सॉल्व करेंगे तो देखिए तो कुछ कट रहा है, ये देखिए प्लस का 8
और प्लस का 1, तो प्लस का 9 हो गया ना, 8 और 1 9। अब प्लस का 9 माइनस का 9 कट गया, और देखिए कुछ कट रहा है, प्लस का 7 माइनस का 7 कट गया। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको ऐड करिए, 10 और 3 13, 13 सॉरी हाँ 10 और 13 कितना 23 ना, 10 और 13 कितना हो गया 23, 23 और 2 कितना हो गया सर 25, प्लस में 25 बच रहा है और माइनस में सर 5 बच रहा है। सॉल्व कर देंगे, प्लस 5 माइनस प्लस 25 और माइनस 5 कितना हो जाएगा सर 20, प्लस का 20। ये जो 20 बचा है प्लस में बचा है तो लिखेंगे प्लस का 20, और ये 20 कितने लोगों में बट जाएगा, 10 को परीक्षण है तो 10 लोगों में बट जाएगा। ये 0 से 0 कट गया सर, क्या बच गया 60 प्लस का 2 62, आंसर हो गया सर, आंसर हो गया, आंसर हो गया। बताओ कैलकुलेशन किसमें ज्यादा करना पड़ा, इसमें या इसमें? आप कहेंगे सर कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना पड़ा। अरे हम तो क्वेश्चन दिए तो हमको पता है इसका योग 620 आएगा, आपको तो नहीं पता था ना, आपके एग्जाम में आएगा तो आप सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में आपको यहां पर जितना समय लगेगा उससे कम समय में आप ये कर लेंगे, उससे कम समय में आप ये कर लेंगे, समझ रहे हैं? तो कैलकुलेशन यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो डेविएशन मेथड इज बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड। ठीक है सर, एक सवाल आपको और देते हैं, एक सवाल और देते हैं आपको, ठीक है? अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आया, दिया गया है सर, दिया गया है आपको सवाल 203, 209, 217, 220, 203, 209, 217, 220, 220, फिर 223, 227, 229, 223, 227, 229, 229, फिर 230, 231, 233, 230, 231, 233। अब देखो आपको इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। अब आप कहेंगे सर इसको हम जोड़ेंगे बेसिक वाले तरीके से, फिर टोटल जितना परीक्षण है उससे भाग देंगे, ओल झोल मेथड नहीं लगाओ, उससे भाग देंगे सर, टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन है, डायरेक्ट लगाओ डेविएशन, डेविएशन लगाओ, डायरेक्ट डेविएशन लगाओ, ठीक है? आप बेसिक वाले से जाना ही नहीं है, बेसिक वाले से यहां जाओगे आपको समय ज्यादा लगेगा, ठीक है? तो आप डेविएशन लगाओ, डेविएशन से आपका कैलकुलेशन इजी हो रहता है। आप इसमें एक बार ट्राई करो डेविएशन, आप मानो कुछ ना कुछ मानो, औसत कुछ बीच का मानो, और उसके हिसाब से अब बताओ क्या आ रहा है। बनाए होंगे, आइए मिलाते हैं। चलिए औसत कुछ मानिए 203 और सबसे बड़ी संख्या में लिखिए 233, इसके बीच की कोई संख्या आप औसत मान लीजिए। हम कहते हैं इसमें जो 220 लिखा हुआ है ना, इसी को औसत मान लेते हैं। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है कि क्या हम औसत मान लें, इसके बीच का क्या औसत मान लें, ठीक ना? तो मान लेते हैं सर, कुछ भी आप कुछ भी मान लो, आपके आंसर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कुछ और माने होंगे, आप अपने से बनाए होंगे तो ठीक है, या फिर नहीं बनाए होंगे तो आप 220 मत मानना, आप 219 मान लेना, 218 मान लेना, कुछ और मान लेना, उसके हिसाब से सॉल्व कर। हम मान लेते हैं 220, तब माना की औसत, माना की औसत, औसत माना की औसत 220, 220, ठीक है? अब 220 माने तो उसके हिसाब से देखिए कम ज्यादा। अगर यहां पर हम बात करें तो ये 203 220 से कम है, कितना कम है सर 17, तो माइनस का 17, कम है -11, कम है -3, बराबर है हटा देंगे, ठीक है? ज्यादा है +3, ज्यादा है +7, ज्यादा है +9, ज्यादा है +10, ज्यादा है +11, ज्यादा है +13, यही ना है जी, यही है, बिल्कुल यही है सर, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दो, कितना बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो रहा है, देखो। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, ये देखो प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म, प्लस का 11 माइनस का 11 खत्म, हुआ कि नहीं हुआ?
10 और 7 17, तो प्लस का 17 और माइनस का 17 खत्म। कितना शानदार तरीके से खत्म हो गया, है ना। अब देखो बचा क्या, ये 13 बचा है और ये 9 बचा है, तो 13 और 9 कितना हो गया सर 22। प्लस का 22 बचा है तो लिखेंगे प्लस का 22। टोटल परीक्षण क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे दो, ये देखो 220। आप 22 में 10 से भाग देंगे तो होगा 2.2, 2.2, 220 में 2.2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 222.2। आंसर हो गया सर आंसर। आप बताओ बेसिक से आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बेसिक से आसान है, बिल्कुल बेसिक से आसान है। आप देखो इतने बड़े बड़े संख्याओं का आप औसत निकाल रहे हो, इतना जल्दी निकाल रहे हो आप, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? कम समय में कम कलम का खर्चा होकर कम हाथ चलाना है, कैलकुलेशन कम करना है, और कितना आसानी से हम लोग का एवरेज निकल जा रहा है। बड़ा बड़ा संख्या दिया है, अधिक मात्रा में संख्या दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, डेविएशन की सहायता से लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग औसत निकालना सीख गए होंगे सर, संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल बेसिक तरीके से औसत कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज आप सीख गए। अब हम आपको एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और बात करेंगे अब आगे। आइए अब हम आपको लगातार संख्याओं का औसत निकालना सिखाते हैं। लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, कंजुकेटिव नंबर औसत। देखो लगातार संख्याओं को हम क्रमागत संख्या भी कह सकते हैं, क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत, लगातार संख्या या क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, कंजुकेटिव नंबर का एवरेज निकालना है। कंजुकेटिव नंबर, लगातार संख्या या क्रमागत संख्या को इंग्लिश में हम लोग कंजुकेटिव नंबर बोलते हैं। तो कंजुकेटिव नंबर या फिर लगातार संख्याओं, या फिर आप इसी को क्रमागत संख्या बोलते हैं। लगातार संख्या या क्रमागत संख्या क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं के बीच का यदि अंतर समान है तो उसे हम लगातार संख्या या क्रमागत संख्या कहते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है, के बीच का अंतर समान है, का अंतर समान है, समान है, उसी को क्या बोलते हैं सर? लगातार संख्या या कंजुगेटिव नंबर। लगातार संख्या में आपका नेचुरल नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, इवन नंबर आता है, जो एपी सीरीज होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सारी संख्याएं जो होती है लगातार संख्या में आती है। तो लगातार संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी सर? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है सर? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा सर इवन नंबर। इवन नंबर कैसी संख्या है सर? कंजुकेटिव नंबर है, क्रमागत संख्या, सम संख्या, सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे आपको हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं सर विषम संख्या, विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे एपी सीरीज, एपी सीरीज, एपी सीरीज वाली जो संख्या होती है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी जैसे आपको आ गया 3 6 9 12 15
डॉट 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 इनफाइनाइट तक, चाहे जहां तक चला जाए। तो नेचुरल नंबर में डिफरेंस जो होता है ना सर, डिफरेंस वो हमेशा कितने का होता है? 1 का होता है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या या नेचुरल आपका कंजुगेटिव नंबर। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए सर? समान होना चाहिए। अंतर समान होना चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर की बात करें ना, कोई भी दो संख्या उठाकर देखिए, उसके बीच का अंतर समान रहेगा, एक ही रहेगा, एक। तो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना होता है? 1। इवन नंबर के बीच में हमेशा डिफरेंस 2 का रहता है, 2 का रहता है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, देखो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा सर? 2 का। ऑड नंबर की बात करें तो हमेशा ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का रहता है सर? 2 का। ऑड नंबर में डिफरेंस हमेशा कितने का रहता है सर? 2 का। ऑड नंबर में जो डिफरेंस हमेशा रहता है वो 2 का रहता है। कोई भी दो संख्या के बीच का अंतर समान होगा, ये अंतर फिक्स है कि 2-2 का रहेगा ऑड नंबर में। एपी सीरीज की बात करें तो एपी सीरीज में अंतर फिक्स नहीं होता, वो चेक करना पड़ता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ये अंतर फिक्स नहीं रहेगा, कभी 3-3 का अंतर रहेगा, कभी 5-5 का अंतर रहेगा, कभी 7-7 का अंतर रहेगा, कभी 4-4 का अंतर रहेगा, कभी 2-2 का अंतर रहेगा। इसमें अंतर फिक्स नहीं होता है समानांतर श्रेणी में, ठीक है। समानांतर श्रेणी में अंतर फिक्स नहीं रहता है। जैसे इसमें 3-3 का अंतर चल रहा है, 3-3 का अंतर चल रहा है, हो सके इस तरीके से दे 4, 4 के बाद आपको दे दे 9, 9 के बाद आपको दे दे 14, 14 के बाद दे दे 19, ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है। तो अब अंतर कितने का हो गया? 5-5 का। अब अंतर हो गया सर 5-5 का। तो एपी सीरीज में आप बात करिएगा तो डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस ये फिक्स नहीं होता है, डिफरेंस फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि कितने कितने का रहेगा। जैसे नेचुरल नंबर में फिक्स है ना कि 1-1 का डिफरेंस रहेगा, इवन नंबर में फिक्स है कि 2-2 का डिफरेंस रहेगा, ऑड नंबर में फिक्स है कि 2-2 का डिफरेंस रहेगा। एपी सीरीज में फिक्स नहीं है कि कितने कितने का डिफरेंस रहेगा, वो डिपेंड करता है कि सीरीज में कितने कितने का डिफरेंस एक एग्जामिनर बना रहा है, या फिर सीरीज जो लिखी गई है उसमें कितने कितने का डिफरेंस है, उसको खुद से चेक करिए तब पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर में चेक नहीं करना, पता है कि ऑलरेडी नेचुरल नंबर में दो संख्याओं के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, इवन नंबर में दो संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ऑड नंबर में दो संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। ऐसे एपी सीरीज में हम नहीं बता सकते कि दो संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किया गया। लेकिन डिफरेंस एपी सीरीज में जो भी डिफरेंस होगा दो संख्याओं के बीच का समान होगा, चाहे 5-5 को हो, चाहे 4-4 का हो, चाहे 6-6 का हो, 10-10 का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है। तो क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो उन्हें लगातार संख्या या क्रमागत संख्या कहते हैं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी सर? इसमें प्राकृतिक संख्या आएगी, इधर आपका सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, समानांतर श्रेणी वाली संख्याएं आएंगी। ये सभी की सभी संख्याएं किसमें आती हैं सर? क्रमागत संख्या में आती है, क्रमागत संख्या में। अब इन पर सवाल कैसे बनता है वो चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए सर, नोट करिए, ठीक है। नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब थोड़ा सा और बात को समझना, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उसका औसत कैसे निकलेगा सर? क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा? क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा? देखिए क्रमागत संख्या तो आप समझ गए कि कौन कौन सी क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृत, सम, विषम, समानांतर श्रेणी वाली संख्या, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्रमागत संख्याओं का औसत निकालते कैसे हैं वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। एक तो हम आपको समझा दिए कि कहीं से भी कोई संख्या दे दे, कोई बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, उसका औसत कैसे निकलेगा। एक तो बेसिक, दूसरा डेविएशन। अब जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका औसत कैसे निकालते हैं? वैसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर समान रहे तो उनका औसत कैसे निकालते हैं वो चीज हम आपको समझाते हैं। तो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, लगातार संख्याएं होती हैं, लगातार जो संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, इनका औसत जो होता है ना दो तरीके से निकलता है। यही वाला लिख लेंगे, क्रमागत या लगातार संख्याओं का औसत, और इसका औसत दो तरीके से निकलता है। दो तरीके से, दो तरीके से कैसे सर? समझिए, दो तरीके से कैसे। एक तो होता है मिडिल टर्म, अभी क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम आपको समझाएंगे। एक होता है मिडिल टर्म, इसका जो एवरेज होता है, एवरेज निकालने का तरीका। एक होता है मिडिल टर्म और एक होता है एवरेज निकालने का तरीका। दो तरीका है, एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा में 2, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कि एफ मतलब क्या हो गया सर? एफ मतलब हो गया फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म, प्रथम प्रेक्षण या प्रथम पद, और एल हो गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ये दो चीज नोट करिए। तो अभी जैसे लिखा हुआ बोर्ड पर वैसा ही नोट करिए। क्रमागत या लगातार संख्याओं का औसत निकालने का दो तरीका है। एक तो हो गया मिडिल टर्म और दूसरा हो गया सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, ये होता है आपको क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने का तरीका। ठीक है, अभी हम इस पर जब सवाल लेंगे ना, अभी हम इस पर सवाल लेंगे तो ये आपको क्लियर करेंगे कि मिडिल टर्म क्या है, कैसे औसत निकल रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, कैसे औसत निकल रहा है। अभी बस 5 मिनट धैर्य रखिए। थोड़ा सा एक बात आपको और समझाना है, वो चीज समझा के हम तुरंत आ रहे हैं एग्जाम्पल पर, तो ये दोनों चीज हम आपको समझा देंगे। देखिए, एक होता है संख्या, नंबर, और एक होता है गैप। ये वाला कंसेप्ट समझिए जो समझा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है संख्या और एक होता है गैप। तो जितना संख्या होता है ना, उससे एक कम गैप होता है। जितना संख्या होता है उससे एक कम गैप होता है। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पर संख्या लिखे 1 2 3 4 5, टोटल संख्या क्या को हम लिखे हैं, तो कहिएगा सर 5 गो संख्या टोटल क्या है, 5 गो। तो गैप एगो कम होगा 4 गो, गैप एगो कम होगा 4 गो। संख्या टोटल क्या है 5 गो। देखो संख्या टोटल 5 गो है, और गैप देखना है इसके बीच का गैप, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, यही ना है। एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप। तो गैप टोटल क्या गो निकला 4 गो, और संख्या टोटल क्या गो तो 5 गो। 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या था, और गैप कितना निकला सर, गैप निकला सर आपका 4 गो। तो जितना नंबर होता है जस्ट उससे एक कम क्या होता है सर, जस्ट उससे एक कम क्या होता है, गैप होता है, गैप। तो इसको लिखने के बाद नोट करके लिखिएगा, नोट करके फटाफट लिखिए, और इसको नोट करके फिर नीचे लिखिए। नोट करके लिखिए कि जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है, उससे एक कम गैप होता है। जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। इसको नोट कर लिए सर। जो अभी ऊपर लिखे थे कि नंबर 5 है, गैप 4 है, जो अभी समझाया, तो उसके नीचे नोट देकर लिखना है जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है, उससे एक कम गैप होता है। जैसे देखो एक हम लिए एग्जाम्पल 3 5 7 9 11 13। अब हम आपसे इसमें पूछ रहे हैं कि नंबर कै गो है और गैप कै गो है, गैप कै गो है। तो नंबर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है ना, तो लिखेंगे 6 गो संख्या। और गैप जो होता है उससे एक कम होता है। अगर संख्या 6 है तो जितनी संख्याएं होती हैं गैप उससे कम होता है। गैप क्या हो जाएगा 5 गो, 5 गो। आप गिन कर देखो, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। तो जितनी संख्याएं होंगी गैप उससे हमेशा क्या रहता है सर, एक कम होता है, एक कम होता है। अब यहां से हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जरा बताना। तो जैसे नंबर टोटल 19 गो है, 19 गो, तो गैप कै गो होगा आप हमको बताइए। आप बोलिएगा सर गैप कै गो होगा 18 गो, गैप कै गो होगा 18 गो। अगला सवाल बताइए, नंबर टोटल 29 गो है, तो आप हमको बताइए गैप कै गो होगा। तो बोलिएगा सर गैप 28 गो होगा, 28 गो। फिर अगला सवाल बताओ, गैप 31 गो है, गैप 31 गो है, तो आप बताइए नंबर कै गो होगा, नंबर कै गो होगा। हिम्मत कर देना 30 गो। जितना संख्या होता है गैप उससे एक कम होता है। तो अगर गैप 31 गो है तो संख्या 32 गो ना होगा, तभी तो गैप जो होगा नंबर से एक कम होगा। बात समझ रहे हैं, क्लियर है ना। तो जितना संख्या होता है गैप उससे एक कम होता है, ध्यान में रखिएगा। जितना संख्या गैप उससे एक कम, जितना संख्या गैप उससे एक कम, जितना संख्या गैप उससे एक कम। तक गैप देकर और संख्या अगर पूछ दे तब बोल देना है कि जब गैप संख्या से एक कम है तो संख्या गैप से एक ज्यादा होगा। क्लियर है। वो चीज हम आप लोग को यहां से सिद्ध करके दिखा दिए। ये चीज जय वो संख्या रहेगा, गैप उससे एक कम रहेगा। ठीक है सर, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। जो अभी नोट देकर लिखाए थे उसके नीचे लिख लीजिए 3 5 7 9 11 13 वाला एग्जाम्पल। और फिर वो जो लिखे हुए हम
कि नंबर 19 तो गैप 18, नंबर 29 तो गैप 28, नंबर गैप 31 तो नंबर 32। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, ऐसे जैसे भी बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे समझना। अब हम आपको जो समझाए थे अभी थोड़ी देर पहले क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने का, वो चीज हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। वो चीज हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिए, आपके असाइनमेंट का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपके असाइनमेंट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिया सर, एग्जाम्पल हमने आपके एक सामने लिया। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जैसे दिया गया है 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54। 12, 19, 26, 12, 19, 26, 33, 40, 47 और 54। और पूछा गया इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज पूछा गया है सर, एवरेज बताइए कि एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ठीक है, एवरेज पूछा गया है। 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 इसका पूछा गया है सर, एवरेज क्या होगा। एवरेज बताइए। सबसे पहले आपका सबको जोड़कर और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे सकते हैं। सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, पहला तरीका ये आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसमें क्या कर सकते हैं सर कि इसमें डेविएशन लगा दीजिए। डेविएशन जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है उसके बीच का एक कोई संख्या औसत मानकर और कम ज्यादा तुलना कराकर आंसर कर दीजिए। ये हो गया। तीसरा चेक करिए कि ये क्रमागत संख्या है तो उसमें हम लोग बड़ी ही आसानी तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। क्या ये क्रमागत संख्या, कैसे पता करेंगे क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब होता है किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। 12 और 19 के बीच का अंतर 7, 19 और 26 के बीच का अंतर 7, 26 और 33 के बीच का अंतर 7, 33 और 40 के बीच का अंतर 7। क्या सब कोई भी दो संख्या के बीच का अंतर समान है। बिल्कुल सर समान है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसका मतलब क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्या निकालने के लिए सर औसत अभी आपने बताया है, दो तरीका आपने बताया है। फर्स्ट मेथड आपने क्या बताया है सर, बताया है आपने मिडिल टर्म। एक मेथड आपने बताया है सर मिडिल टर्म को ही औसत मान लेते हैं। मिडिल टर्म इसमें से कैसे पता चलेगा सर, मिडिल टर्म कैसे पता चलेगा। जैसे लिखा हुआ है 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 लिखा हुआ है ना। तो इसमें से मिडिल टर्म आपको बताना है। मिडिल टर्म क्या है, देखिए मिडिल टर्म का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं लिखी हुई है उसके एग्जैक्ट बीच में कौन सी संख्या, एग्जैक्ट बीच में कौन सी संख्या है। तो इसमें अगर आप टोटल पदों की संख्या गिनिएगा ना तो कै गो पद बन रहा है, कै गो प्रेक्षण बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 गो बन रहा है ना। तो 7 गो बन रहा है तो 3 गो ए पट्टी से हटा दीजिए और 3 गो ए पट्टी से हटा दीजिए, बीच में कौन बच गया 33। तो 33 इसका क्या हो जाएगा एवरेज। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म। तो जो क्रमागत संख्या होता है उसमें एवरेज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका कि जो सबसे बीच में है उसी को एवरेज कहना है, सबसे बीच में है उसी को एवरेज कहना है। और बीच वाला कैसे निकालना है सर, बीच वाला कैसे निकालना है तो आप देख लीजिएगा टोटल पद कितना है। टोटल 7 गो पद है, टोटल 7 गो पद है, टोटल 7 गो पद है। तो 7 का आधा करके और उसमें से 1 घटा दीजिए। 7 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा सर, सॉरी 7 में से 1 घटाकर उसका आधा कर दीजिए। 7 में से 1 घटाकर उसका आधा कर दीजिए। 7 में से 1 घटाएंगे कितना होगा सर 6, और 6 में आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 3। मतलब 3 गो इधर से हटा दीजिए और 3 गो इधर से हटा दीजिए। जो बीच में बच जाएगा उसी को क्या बोलेंगे सर एवरेज बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई एवरेज बोलेंगे, एवरेज। तो आप मिडिल टर्म से एवरेज निकालना सीख चुके हैं। बहुत आसानी वे में निकाला जा सकता है। मिडिल टर्म में इधर से और इधर से बराबर बराबर छांट दीजिए, जो बीच में बच जाएगा उसी को क्या बोलेंगे सर एवरेज बोलेंगे, एवरेज। अब दूसरा तरीका सेकेंड टर्म मेथड।
सेकेंड मेथड क्या है सर, एवरेज निकालने का। सेकेंड मेथड समझिए, सेकेंड मेथड है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा में दो, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा में दो। अब बताइए इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दिया 12, लास्ट टर्म क्या दिखाई दिया 54। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में दो, जोड़ दीजिए। देखिए 12 में 54 जोड़ेंगे 50 और 10 60, 60 और 4 64 और 2 कितना आ गया 66। 66 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा सर 33, एवरेज आ गया। यहाँ भी एवरेज 33, यहाँ भी एवरेज 33, समझ रहे हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप इसको और इसको जोड़िए, एक्चुअली में रूल क्या कहता है कि इधर से आप पहला ले रहे हैं तो इधर से भी पहला लीजिए, अगर इधर से दूसरा ले रहे हैं जैसे इधर से दूसरा लिए 19 तो इधर से भी दूसरा लीजिए 47 और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तब भी एवरेज वही आएगा, एवरेज वही आएगा। 40 और 10 50, 50 और 7 57, 57 और 9 कितना हो जाएगा सर 66, 66 बटा में 2 कितना आ गया मेरे भाई 33, फिर वही एवरेज आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से तीसरा तो इधर से भी तीसरा और इसको जोड़ दीजिए, जैसे इधर से तीसरा 26 और इधर से तीसरा आएंगे तो 40 और इसको भाग किससे दे दीजिए 2 से, 26 और 40 कितना हो जाएगा 66, 66 बटा में 2 कितना हो गया सर 33। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो अगर क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्या का आपको निकालना है औसत, तो एक तो तरीका ये हो गया कि टोटल पद गिन लीजिए और बराबर बराबर इधर से और इधर से हटा दीजिए, जो बीच में बच जाता है उसी को क्या बोलेंगे सर एवरेज बोलेंगे, एवरेज। ठीक है, बराबर बराबर हटा दीजिए, इधर से जितना हटा रहे उतना ही इधर से हटा दीजिए, जो बीच में बच गया वही एवरेज हो गया। दूसरा बात इसमें और क्या कर सकते हैं सर, दूसरा मेथड है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। एक्चुअली में नियम क्या है सर, इधर से जितना नंबर वाला टर्म ले रहे हैं इधर से भी उतना ही नंबर वाला टर्म लेके दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। जैसे इधर से दूसरा ले रहे हैं तो इधर से भी दूसरा लीजिए, जोड़कर 2 से भाग दीजिए। इधर से तीसरा ले रहे हैं तो इधर से भी तीसरा लीजिए और जोड़िए और जोड़कर क्या करिए सर 2 से भाग दे दीजिए। मेरी बात समझे, बिल्कुल समझे सर, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक क्लियर हुआ सर? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आइए अब बात करते हैं एक सवाल और लेकर। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है सर? सवाल नंबर 2 11 16 21 26 ऐसे दिया गया है, 11 है 16 है 21 है 26 है 31 है, एक कहां तक ले गया है, एक ले गया है 46 तक, 36 है 41 है 46 है। पूछा है इसका एवरेज, एवरेज पूछा है सर, एवरेज, इसका एवरेज बताइए। फिर वही बात, या तो बेसिक से निकालेंगे सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, खत्म। दूसरा डेविएशन लगा देंगे और उसको लगाने से पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि सर जी तो क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या तो और आसानी से निकल जाएगा। अगर क्रमागत संख्या नहीं हो तभी आप डेविएशन या बेसिक से जाइएगा। अगर क्रमागत संख्या है तो 2 तरीका आपको लगाना है, 2 तरीका आपको लगाना है, या तो आप मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट लगाएंगे और नहीं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2 लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से हम आ जाए, पहले हम लगाते हैं मिडिल टर्म। फर्स्ट मेथड से आ जाए, फर्स्ट मेथड से आ जाएंगे तो पहले हम लगाएंगे मिडिल टर्म। क्या क्या है सर? 11 है 16 है 21 है 26 है 31 है 36 है 41 है 46 है सर। अब मिडिल टर्म से पता करना हो कैसे कर, टोटल कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 8 पद है, 8 पद है सर। पिछली बार 7 पद थे तो इधर से 3 और इधर से 3 हटाए थे, बीच में 1 ही बचा था। इस बार देखो 8 पद है तो कितना कितना इधर से हटाएंगे। अगर आप यहाँ से 3 और यहाँ से 3 हटाते हैं तो बीच में क्या बच जाता है सर? बीच में बच जाता है सर हमारे पास 2। अच्छा सर, तब क्या करें? इधर से सर हटाते हैं 4 को, इधर से 4 को हटाते हैं, बीच में कुछ नहीं बचा। तो आपको जब सम संख्या में पद हो रहा है, जब ये टर्म जो है सम संख्या में है, तब बीच में हमेशा 2 बचेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बीच में हमेशा क्या बचेगा सर? 2 बचेगा। अगर विषम संख्या में है
तो बीच में हमेशा बचेगा एगो और वही हो गया औसत। अगर अगर नंबर ऑफ टर्म्स प्रेक्षणों की संख्या विषम में है तो बीच में इधर से जितना छाटेंगे इधर से उतना ही छाटेंगे, बीच में एक को प्रेक्षण बचेगा और वही औसत हो गया। ठीक है, जो बच गया बीच में। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम में है, जैसे इसमें 8 गो प्रेक्षण है, तो अगर सम में है तो बीच में हमेशा 2 गो प्रेक्षण बचेगा, 2 गो प्रेक्षण। इधर से जितना छाटेंगे उतना ही इधर से छाट देंगे और बीच में क्या गो प्रेक्षण बचेगा, 2 गो। और जो 2 गो प्रेक्षण बचेगा वो दोनों को जोड़कर अब 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना, वही औसत हो जाएगा। बोलेंगे 20 और 30 50 और 56 और एक 57, 57 में भाग किससे दे देंगे सर, 2 से। हो जाएगा कितना, 28.5, 28.5 हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझे, बिल्कुल समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा मेथड हम लोग लगा सकते हैं, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड क्या लगा सकते हैं सर, सेकेंड मेथड समझिए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा में 2, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा में 2। फर्स्ट टर्म क्या है सर 11, लास्ट टर्म क्या है सर 46, जोड़कर 2 से भाग दे दिए, 40 और एक 50 तो 56 और एक कितना हो गया 57, 57 बटा में 2 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा सर 28.5 एवरेज हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा सर आंसर पर, समझ रहे हैं ना। तो अगर लगातार संख्या है तो लगातार संख्या में औसत निकालने का तरीका है मेरे भाई कि या तो मिडिल टर्म से चलिए। अब मिडिल टर्म से चलेंगे तो 2 कंडीशन बनेगा, या तो प्रेक्षणों की संख्या सम में होगी और नहीं तो प्रेक्षणों की संख्या विषम में होगी। अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम में है तो इधर जितना छाट रहे हैं उतना ही इधर छाटिए, तो बीच में एक को प्रेक्षण बचेगा और वही प्रेक्षण आपका औसत हो गया। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम में है तो बीच में हमेशा 2 प्रेक्षण बचेगा, इधर जितना छाटे उतना ही इधर छाटिए, बीच में 2 प्रेक्षण बचेगा। अब दोनों प्रेक्षण को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आपका औसत हो गया। या फिर एक सीधा सा तरीका है कि अगर ये कंजुगेटिव नंबर है, कंजुगेटिव नंबर मतलब कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है, तो आप अंतर देखिएगा तो कितना कितना का है, 5-5 का है ना। तो अगर अंतर समान है तो वह संख्या कैसी संख्या हो गई, क्रमागत संख्या। और क्रमागत संख्या में अगर औसत निकालना है तो फर्स्ट प्लस का लास्ट बटा में 2, आपका औसत निकल गया, कहानी खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आज के क्लास में हम आपको क्या क्या सिखाएं, एक बार रिवाइज करो। देखो सबसे पहले हम आपको सिखाएं कि औसत क्या होता है, उसके बाद हम आपको सूत्र बताएं, ठीक है। उसके बाद हम आपको औसत निकालना सिखाएं कि औसत कैसे निकाला जाता है। आपको कोई भी रैंडमली संख्या दे दिया गया, कहीं से भी उठाकर 10 गो 12 गो 15 गो ऐसे कोई संख्या आपको दे दिया गया, रैंडमली उठाकर, क्रमागत नहीं, इधर उधर से कहीं से भी उठाकर 10 को संख्या दे देगा, बोला गया कि इसका औसत निकालो। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप सबको जोड़ देंगे और जोड़कर जितना भी संख्या है मतलब परीक्षण है उससे भाग दे देंगे। दूसरा उसमें आप डेविएशन लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या और उसमें सबसे बड़ी संख्या उसके बीच की कोई एक संख्या मान लीजिए और उससे तुलना कराकर कम ज्यादा करिए, वहां पर डेविएशन लग जाएगा, ठीक है। दूसरा हम आपको क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना सिखा रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिखा रहे हैं क्रमागत संख्या का औसत निकालना। तो क्रमागत संख्या में आपको कौन कौन सी संख्या आएगी, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और समानांतर श्रेणी, ये क्रमागत संख्या में आता है। अब प्राकृतिक संख्या में डिफरेंस फिक्स होता है एक का, सम और विषम में भी डिफरेंस फिक्स है, उनके बीच में 2 का अंतर होगा, लेकिन समानांतर श्रेणी में डिफरेंस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और क्रमागत संख्या या लगातार संख्या कहते किसको है, तो किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उन संख्याओं का औसत निकालने का तरीका होता है समानांतर। कहने का मतलब जो लगातार संख्याएं होती है, क्रमागत संख्याएं होती है, कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं, उनका औसत निकालने का तरीका होता है या तो मिडिल टर्म से औसत निकालते हैं और नहीं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से औसत निकालते हैं। मिडिल टर्म से औसत निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है सर, प्रेक्षणों की संख्या। अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम में है, 7 गो है प्रेक्षण, 9 गो प्रेक्षण है, 11 गो प्रेक्षण है, तो इधर जितना छाटेंगे उतना ही इधर छाट देंगे, बीच में एक को बचेगा और वही हमारा औसत कहलाता है। और अगर प्रेक्षणों की संख्या सम में है तो बीच में हमेशा 2 गो बचेगा, बीच में हमेशा क्या गो बचेगा सर, 2 गो बचेगा। और इधर जितना इधर छाटे उतना इधर छाटेंगे, बीच में जो 2 बचा हुआ उसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाता है सर मिडिल टर्म से निकालना। और दूसरा तरीका हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कोई भी क्रमागत संख्या है उसका औसत निकालना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। या फिर हम आपको सिखाएं, इधर से जितना नंबर वाला संख्या ले रहे हैं इधर से भी उतना ही नंबर वाला संख्या लीजिए। शुरुआत से दूसरी संख्या तो अंतिम से भी दूसरी संख्या जोड़कर 2 से भाग दीजिए, शुरुआत से तीसरी संख्या तो अंतिम से भी तीसरी संख्या जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए।
ये तरीका होता है सर औसत निकालने का। तो हम आपको रेंडमली कहीं से भी नंबर दे दे उसका औसत निकालने को सिखा दिए, और क्रमागत संख्या का औसत निकालने को भी हम आपको सिखा रहे हैं। इसमें और भी क्रमागत संख्या का औसत निकालने में एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो गैप वाला हम आपको बात बताए हैं उसको एक बार फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और गैप वाले जो कंसेप्ट हम आपको सिखाए वहां से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।